भसड़ चल रहा था और इन सब के ऊपर एक और मैंने भसड़ अपने से पाल ली थी, मेरी गर्लफ्रेंड। मैं निशा रहता था, तो टॉप 5 वाला जो टॉपर बच्चा था, उसको टीचर खड़े करके 250 बच्चों के बीच में बोल रहा था कि ये झूठा है, यहां तक तो चलो फिर भी सुन लेता, ये झूठा है, इसका बाप भी झूठा है, और दोनों झूठ बोलकर यहां एडमिशन लिए फ्री में पढ़ने के लिए। उसके अलावा कुछ था ही नहीं घर में। मम्मी ने क्या किया, रोटी बना रही थी, पसीने से तरबतर थी। मम्मी ने रोटी बनाना छोड़ा, दोनों तुरंत निकाले वही आटे के हाथ से और बोली कि बेटा इसको बेचा, इससे पैसा भर दे। ठीक और है। उसका वर्क जैसे मुश्किल। मैं 12वीं में जेडब्ल्यू दिया, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। मैं बड़े आकाश में उड़ रहा था कि अरे मैं तो टॉपर हूँ, ऐसा वैसा कर लेंगे, नहीं हुआ, बहुत ही बुरी स्थिति रही। फिर मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप में मैंने शिद्दत से मेहनत की थी, लेकिन ड्रॉप के टाइम पे, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ड्रॉप के टाइम पे मेरे पारिवारिक स्थिति बड़ी खराब थी। पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी कि पिताजी की नौकरी नहीं थी, नौकरी छूट गई थी। पिताजी की नौकरी नहीं थी, छूट गई थी, उसकी वजह से था क्या कि पिताजी बहुत ही ज्यादा टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में रहते थे। अब वो टेंशन फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो दिन भर आकर घर पे मम्मी से लड़ाई करते थे, क्योंकि भाई जनरली इंडियन हाउस होल्ड ऐसे ही होते हैं, भाई पति के पास जॉब नहीं है तो टेंशन फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, वो टेंशन फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतारेगा, बीवी पे उतारेगा। तो भैया मम्मी से दिन भर लड़ाई हो रही है, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, वगैरह वगैरह चलता रहता था। और मैं बचपन में, या बचपन से ही बड़ा इमोशनल सा बच्चा रहा हूँ। तो बचपन में मैं बहुत ही इमोशनल था, तो मेरे को इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ मचती थी। मैं अक्सर रोने लगता था कि यार दिन भर ये लोग कितना लड़ते हैं, मतलब दिन भर लड़ते रहते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पापा के पास काम नहीं था। अब काम रहे तो इंसान बाहर जाए, बाहर जाकर नौकरी करे, नौकरी करके जब घर आए तो इतना थक जाता है कि वो क्या ही लड़ाई करेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा, अपना आराम से सो जाता है। पर अब जो पुरुष होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो थोड़े आग, मतलब अब पुरुष के बारे में चलो लेट्स नॉट जनरलाइज इट, मेरे पिताजी जैसे हैं, तो मेरे पिताजी थोड़े अग्रेसिव टाइप के इंसान हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत है। तो एनर्जी बहुत ज्यादा किसी इंसान के अंदर होती है, तो उस इंसान को एनर्जी डेसिपेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये समझ आते आते लोगों के जमाने बीत जाते हैं। अब भाई मुझे भी उस वक्त नहीं आता था समझ, ये तो अब मैं टीचर उचर बन गया हूँ, इतने सारे लोगों को, बच्चों को देखता हूँ, पर्सनैलिटीज रीड करता हूँ, तो समझ आता है। तो मेरे पिताजी हमेशा से हाईली एनर्जेटिक इंसान रहे हैं। अब उनके पास जब नौकरी नहीं थी तो ये परिस्थिति होती थी। अब इसको ऐसे समझो, तो मेरा ड्रॉप ईयर है, ठीक है। मेरे को ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मेरे पास अचानक से पैसे सारे खत्म हो गए, क्योंकि मेरे पिताजी नौकरी नहीं कर रहे हैं। अब पैसे खत्म हो जाने के बाद जब आप ड्रॉप ईयर में जाते हो, तो जैसे मैं जब 11वीं 12वीं में था, तो 10वीं के मार्क्स के बेसिस पे लोग स्कॉलरशिप देते हैं, बोलते हैं अच्छा बच्चा है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि 93% आया था। लेकिन जैसे ही तुम ड्रॉप ईयर में जाते हो, तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा तुम्हारा जेई नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर पूछते हैं अच्छा तुमने जेई दिया था कितना आया। अब कितना आया भैया, कट ऑफ 189 था, मेरा 89 आया। तो लोग समझते हैं कि अच्छा 100 नंबर से रह गया, बेटा तेरा सा तो नहीं हो पाएगा, मतलब ड्रॉप ईयर में भी तू कितना खींचेगा, 89 को 189 थोड़ी कर देगा, और इस बार तो हो सकता है कट ऑफ 200 से ऊपर चला जाए। तो लोग विश्वास नहीं करते। अब जब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आपका आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, आप पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप खुद ड्रॉप लिए हो, तो अपना मोरल कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, और इन परिस्थितियों में कोई कोचिंग आपको स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। कोचिंग आपसे पूरा पैसा खींचना चाहती है कि भैया तुम पूरा पैसा दो, क्योंकि तुमसे रिजल्ट निकले नहीं निकले वो हमको नहीं पता, तो हम तुमसे पैसा तो कमा लेंगे। ठीक बात। तो मैं बहुत सारी कोचिंग घूमा, बहुत सारी कोचिंग घूमा, तो कोई कोचिंग मेरे को एडमिशन नहीं दी। जो कोचिंग पिछले साल बहुत तारीफें कर रही थी, इस बार किसी ने बात तक करने से मना कर दिया। तो फिर जीवन में मैंने पहली बार ये चीज देखा, मैंने अपने बाबूजी को कभी झूठ बोलते नहीं देखा था। पहली बार बाबूजी ने मेरे लिए झूठ बोला। एक कोचिंग में गए, पिताजी ने भी देखा, वो 3-4 कोचिंग मेरे साथ घूम चुके थे, तो उन्होंने देखा एडमिशन कहीं मिल नहीं रहा, उनके पास पैसे थे नहीं, तो उन्होंने एक कोचिंग में बोल दिया कि हाँ मेरे बेटे का आईआईटी निकल गया, पिछले साल जेई निकल गया। अब वो अचानक से वहां बोल दिया, तो मैं भी हक-पक, जेई कहाँ निकला मेरा? लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, मैं समझ गया कि लगता है अच्छा ठीक है, कुछ यही तरीका सही। तो सर ने, सामने वाले सर ने पूछा कितना जेई निकला, तो मैंने बोला, तो पापा ने बोला कुछ कितना रैंक आया था बेटा? कुछ 8 साढ़े 8 हज़ार आया था सर इसका, शायद इसीलिए ये इस बार ड्रॉप लेना चाह रहा है। तो मैंने बोला हाँ 8,354 रैंक आया था। अब मुंह से निकल गया, मतलब ठीक है। तो मैंने बोला, तो उन्होंने बोला वाह वाह बहुत बढ़िया 8,354। तो अब उनको लगा कि अच्छा मतलब कुछ स्कोप है। तो स्कोप है, उन्होंने बोला ठीक है तो फिर तो आ जाओ, 8,354 है, तो उनको लग रहा था, अब लगा कि अच्छा ये लड़का रिजल्ट लाएगा, ये हमारे कोचिंग का नाम रोशन करेगा। मैं चला गया, पढ़ाई शुरू हुई। अब जब पढ़ाई शुरू हुई तो पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि 2-3 कारण थे। पहला, मैं घर पे मैं भी बहुत परेशान हो चुका था। अब घर से मेरे को भी बाहर निकलना था, बाहर निकलने का एक मौका मिला। दूसरा, मतलब उसी शहर में था लेकिन रोज जाता तो था। दूसरा, टीचर्स अच्छे थे, पढ़ा अच्छा रहे थे, और तीसरा, मेरा खुद का मोटिवेशन बहुत हाई था, क्योंकि मेरे को इस बार करना था। तो ये 3 चीजें थी, लेकिन इसके साथ-साथ डेट्रिमेंटल कुछ चीजें थी, हर रोज फटी रहती थी कि भई अगर आज मेरी चोरी पकड़ी गई, अगर किसी दिन किसी ने पूछ लिया जेईई का स्कोर कार्ड दिखाओ। वो टीचर ने उस दिन क्या किया था, जैसे ही मेरे पिताजी गए थे, तो मेरे पिताजी की पर्सनैलिटी अच्छी थी, तो उसने मांगा नहीं कुछ कि भैया अपना स्कोर कार्ड दिखाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। उसने बोला ठीक है आ जाओ, और फिर पिताजी ने पूछा फीस वगैरह क्या देना होगा, तो उन्होंने बोला अरे फीस का चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि अब तो उनको रिजल्ट दिख रहा था। तो मैं वहां गया, पढ़ाई शुरू किया। सिर्फ 1 से डेढ़ महीना पढ़ाई किया, और मैं उनके कोचिंग में पूरे कोचिंग में टॉप 10 में हमेशा रहता था, लेकिन टॉप 10 में मेरा रैंक तीसरा चौथा रहता था। इस बात से तीसरा चौथा रहता, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, क्योंकि मैं तो कभी ऐसा बच्चा ही नहीं रहा कि कोचिंग में टॉप 50 में भी आऊं, क्योंकि पुरानी साल की जो सारी कोचिंग थी उसमें बहुत खराब परफॉर्मेंस था। यहां पे मैंने इतनी जी तोड़ कोशिश की कि मैं टॉप 5 में रहने लगा, 4-5 रैंक हमेशा रहता था। लेकिन 4-5 रैंक रहता था, तो इससे उस कोचिंग वाले को शक हो गया। उन्होंने सोचा कि यार जो बच्चा जेडब्ल्यू में पिछले साल 8,354 रैंक लाया है, वो हमारी कोचिंग में आकर हमारे उन बच्चों से चौथे पांचवें रैंक पे कैसे आ सकता है, जो बच्चा कोई रैंक नहीं लाया, क्योंकि वो सारे करंट ईयर वाले बच्चे थे। तो इस बात से उसको डाउट हो गया। उसने 1-2 बार बोला कि तेरा रैंक बहुत खराब आ रहा है, तू जेई निकाला है, ऐसा वैसा। मेरे को समझ में आ गया कि इसको शक हो रहा है। फिर पहले टेस्ट में खराब हुआ, फिर दूसरे में थर्ड रैंक पे आया, फिर भी वो नहीं माना। उसका ये कहना था, मतलब उन सर का ये कहना था कि तुमको रैंक 1 आना चाहिए, और रैंक 1 भी इतना रैंक 1 आना चाहिए कि तुम रैंक 2 से करीबन 40-50 नंबर आगे रहो। तो मैं बोला मतलब क्या बोल रहे हो? अब मैं तो भाई झूठ बोला था ना, क्योंकि मेरा तो रैंक वही खराब ही था। फिर करते-करते एक टाइम आया कि तीसरे चौथे जब टेस्ट हुआ, तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि यार तुम ऐसा करना हर्ष, तुम अपना रैंक कार्ड लेकर आना। जो जेडब्ल्यू में रैंक कार्ड है वो लेकर आना। अब जैसे ही उन्होंने बोला रैंक कार्ड लेकर आना, स्कोर कार्ड, मैं समझ गया अब तो चोरी पकड़ी गई, अब तो कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं जाना बंद कर दिया।
फिर एक दिन पिताजी ने बड़ा मोटिवेट किया, जाओ तो एक बार देखो, तो बात तो करो। तो जिस दिन जाकर बात किया, मतलब जिस दिन गया, बहुत जब रैंक कार्ड मांगा तो 2 हफ्ते जाना बंद कर दिया। फिर 2 हफ्ते बाद गया तो उन्होंने पूछा, तो दिख नहीं रहा था बहुत दिन से, तो मतलब तबियत खराब था, तो वो लोग समझ गए झूठ बोल रहा है। तो उस दिन उस टीचर ने इतनी बेइज्जती की। मैं जहां पढ़ता था, मैं बिहार में पढ़ता था, तो बिहार में एक एक क्लास में 150-200 बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे क्लास में उस दिन 200-250 बच्चे थे। 250 बच्चों के बीच में उन्होंने खड़ा करके बोला कि देख, ये लड़का है, ये चोर आदमी, ये वो लड़का है जो मेरे को झूठ बोला कि ये जेडबली किया है, ये चोर लड़का जेडबली नहीं किया है, और झूठ आकर ये भी चोर, ये भी झूठ बोला, और इसका बाप भी झूठ बोला। ये दोनों बाप बेटे झूठे हैं। और तुम उस दिन विश्वास नहीं करोगे कि क्या हालत हुई होगी। तुम जस्ट इमेजिन करो, तुम अगर 50 बच्चों के बीच में जलील होते हो तो कैसा महसूस होता है। मैं उस वक्त 250 बच्चों के बीच में था, और 250 बच्चों के बीच में ऐसा नहीं कि आम बच्चा था, मैं उस क्लास का टॉपर था भाई। टॉपर वो इंसान होता है जिसको सब जानते हैं, क्योंकि भाई मैं रैंक 1 2 3 4 5 ऐसे में ही हमेशा रहता था। तो टॉप 5 वाला जो टॉपर बच्चा था, उसको टीचर खड़े करके 250 बच्चों के बीच में बोल रहा था कि ये झूठा है। यहां तक तो चलो फिर भी सुन लेता, ये झूठा है, इसका बाप भी झूठा है, और दोनों झूठ बोलकर यहां एडमिशन लिए फ्री में पढ़ने के लिए। तो अब जिस परिस्थिति में मैं फंसा था, अब मुझे पता था कि भाई मैं बहुत प्रबल फैमिली से आ नहीं रहा हूं, मेरे बाबूजी आके यहाँ लड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरे बाबूजी बड़े अग्रेसिव इंसान थे। लेकिन इस बार उन्होंने भी झूठी बोला था, तो वो आके चढ़ नहीं सकते थे। अदरवाइज तो मेरे को पता था मेरे पिताजी हमेशा ऐसे इंसान रहे कि कोई अगर कुछ गलत करे तो उसकी तो ऐसी तैसी बजा देते थे। पर इस बार तो हम दोनों ही गलत थे, अब कुछ कर नहीं सकता था। और वो टीचर पता है बहुत फेमस था पटना में बच्चों को पीटने के लिए। इनफैक्ट मैं जब गया था, उसी के 6 महीने पहले वो टीचर जेल से बाहर आया था, क्योंकि उसने बच्चे को पिटाई की थी। तो पिटाई की थी तो इतना मारा था कि भाई बच्चे, मतलब पूरा वहां पे हंगामा हो गया था, जुलूस निकल गया था। तो वो टीचर फेमस था कि वो बच्चों को मारता है, और इतना मारता है कि मतलब लेटा देता है। तो इसकी वजह से उस टीचर को जेल कर दिया था। सोच के देखो, मतलब ये कैसी कैसी परिस्थितियां थी। तो मेरी इतनी ज्यादा फटी हुई थी, मतलब हालत ऐसी बैंड थी, मेरे को लगा था ना कि मेरे को लिटा लिटा के मारेगा ये आज। और मैं बहुत डरा हुआ था, मेरे को एकदम जाने का मन नहीं था, लेकिन बाबूजी ने बोला था, तो उनके चक्कर में मैं चला गया था। अब किसी तरीके से हो सकता है वो टीचर भी बदला होगा, क्योंकि उस टीचर को ही समझ में आया कि भाई बच्चों को पीटने से जेल हो सकता है। और दूसरा, मैं भी ऐसा अनपढ़ बैकग्राउंड से था नहीं, पिताजी मेरे किसान तो थे नहीं, तो वो शायद नहीं, मेरे को पिटाई नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो ऑलमोस्ट मेरे, ऐसे कहते हैं ना, गाल ऐसे पकड़ के, मेरे को लग रहा था कि आज धोएगा पक्का, ऐसे करके बस यहां तक उठाया, उसने हाथ नहीं मारा। मैंने उस दिन भैया किसी तरह, मेरे को ऐसा लगा मैं जान बचा के भागा हूं। अब जान बचा के मैं भाग गया, लेकिन ये सारा जो कार्यकलाप है सिर्फ 2 महीने का था। मैंने ड्रॉप लिया था अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल के टाइम पे रिजल्ट आता था, वही मार्च अप्रैल के टाइम पे, मैंने ड्रॉप लिया। अप्रैल के टाइम ड्रॉप लेने के टाइम पे, अप्रैल मई में क्या कहते हैं, ये सब कांड हुआ। और जून के मिड के टाइम पे मेरे को उस कोचिंग से निकाल दिया गया। जून में उस कोचिंग से निकाल दिया गया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, जून में मैं निकल चुका था कोचिंग से, मैं वापस आ गया घर पे। घर पे जैसे ही आया, घर पे मेरे माता पिता, बाबूजी बेहद शर्म में थे, क्योंकि वो इस बात से शर्म में नहीं थे कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने चलो झूठ बोला जो बोला। वो शर्म में इस बात से थे कि वो एक अच्छे पिता नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने था, और इन सब के ऊपर एक और मैंने भसड़ अपने से पाल ली थी, मेरी गर्लफ्रेंड। मैंने कहानी से निकलने के लिए होना क्या चाहिए, आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस प्रॉब्लम पे, जिस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना है। लेकिन चूंकि आप इतने परेशान हो, और आपके लिए इमीडिएट एक सोल्यूशन है, एक खुशी का जरिया बन जाता है, और वो जरिया थी ये। तो मेरे को लगता था लाइफ बहुत ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है ना, मेरी बंदी मेरे साथ है, मैं सेट कर लूंगा, ठीक है, इट्स ओके। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं। तो अब माइंडसेट वैसा हो गया। तो एक्चुअली में जिस टाइम पर मेरे को पूरा फोकस करना था इस प्रॉब्लम से निजात पाने पे, मैं इतना परेशान जब होता था, तो परेशान होने की वजह से प्रॉब्लम पे फोकस करता और इसका सोल्यूशन निकालता, लेकिन ज्यादा परेशान होने की वजह से मैं सीधा गर्लफ्रेंड के पास जाता था, खूब बात करता था, मामला सेट। ये थी परिस्थिति 12वीं के बाद ड्रॉप ईयर की। तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझो कि देखो, मैं कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी रहा था, ये फैक्ट है। बस एक काम मैंने उस टाइम पे किया था, और वो 2 महीने में मैंने सीखा था। 2 महीने में क्या सीखा था, कहां गया रे? हाँ, 2 महीने में मैंने सीखा था कि जब मैं, मेरे को वहां से कोचिंग से निकाल दिए थे, तो ये जो मैं 2 महीना, अप्रैल मई जून, ये 2-3 महीना वहां जो पढ़ा था, इस 2-3 महीने में वहां के टीचर्स ने मेरे को काम करने की आदत लगा दी थी। वहां के टीचर्स ने लगाया, या फिर ये कह लो कि मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेड था, मोटिवेटेड था, तो मैंने इतने सवाल सॉल्व किए कि मतलब मजा ही आ गया। मतलब कहते हैं ना, वो मैंने चख लिया कि यार ज्यादा सवाल सॉल्व करके, ज्यादा पढ़ाई करके कितना मजा आता है। तो मैंने उस वक्त चख लिया था, और जून के बाद मैंने वो चीज बंद नहीं होने दी। बस ये एक अच्छी चीज हुई थी मेरे साथ, बाकी शायद कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, बट ये एक अच्छी चीज हुई कि मैंने ये चीज उस वक्त चख ली, और चख कर मैंने जून के बाद भी वो खत्म नहीं होने दिया। और फिर मैंने रगड़ के सवाल बनाए बॉस, रगड़ के इतने सवाल बनाए, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास कोई कोचिंग थी नहीं, टीचर था नहीं, कुछ नहीं था, और डाउट सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं था। और ये जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, दिस वाज 2011, हाँ नहीं, 2010, दिस वाज 2010। बैक देन इंटरनेट वाज नॉट देयर, इनफैक्ट इंटरनेट था, लेकिन उस वक्त इंटरनेट साइबर कैफेज में चलते थे, तुमने तो वो जमाना नहीं देखा होगा। तो उस वक्त इंटरनेट यूज करने के लिए एक दुकान होती थी, उस दुकान में जाना होता था, और 10 रुपए या 20 रुपए लगते थे, और 10-20 रुपए में 1 घंटे आपको इंटरनेट यूज करने का मौका मिलता था। 1 घंटे यूज कर सकते थे आप। तो ये वो जमाना था, ठीक है, देखा है सर, बहुत अच्छी बात है। ये वो जमाना था जब इंटरनेट 10 रुपए या 20 रुपए में साइबर कैफे में जाकर यूज होता था। तो इंटरनेट वाज नॉट देयर, यूट्यूब था ही नहीं उस वक्त। क्यों क्यों यूट्यूब नहीं था? क्योंकि यूट्यूब तो बना ही है 2008 में। 2008 में यूट्यूब बना, तो 2010 में तो इतना मैच्योरिटी नहीं था ना यूट्यूब, तो उस पे तो उस वक्त तो कंटेंट ही नहीं होता था यूट्यूब पे, पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात। तो देयर वाज नो डिजिटल मीडिया एट ऑल, इट वाज ओनली प्रिंट मीडिया। और उस प्रिंट मीडिया में सोच के देखो, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं किताब भी नहीं खरीद सकता था, बहुत सारा किताब खरीद खरीद के पढ़ लिया। तो मेरे पास जो किताबें पहले से पढ़ी हुई थी, इनफैक्ट मेरे को जो इस कोचिंग ने दिया था, गनीमत ये थी कि कोचिंग ने कुछ मांगा नहीं, वैसे मांग लेता तो मैं देता भी नहीं, मैं तो खुद ही भागने के चक्कर में था। तो इस कोचिंग ने जो थोड़े बहुत मटेरियल दिए थे, वो मटेरियल लगा रहा था, और जो पुराने साल की जो किताबें थी मेरे पास, वो लगा रहा था। और मैंने रगड़ के पढ़ाई की, ठीक है, रगड़ के पढ़ाई की, पूरे साल मैंने मेहनत की। अब आता है फाइनल डी डे, जजमेंट डे। अब जजमेंट डे अप्रैल 2011 की बात है।
ये भी कहानी आप लोगों को पता होगी कि अप्रैल 2011 में मैंने जेडब्ल्यू एडवांस दिया। उस वक्त जेई होता था, एडवांस के नाम से नहीं होता था, जेडब्ल्यू एडवांस दिया। पेपर मेरा बहुत बढ़िया गया, पेपर बहुत बढ़िया गया, मार्क्स आए कुछ 220 कैलकुलेट करने के बाद। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो था 189। लोगों का कहना था कि इस बार हो सकता है 200 के आसपास जाए, मेरे 220 आ रहे थे, आई वाज वेरी डैम कॉन्फिडेंट। लेकिन इस साल का कट ऑफ गया 229, 229। इनफैक्ट इसके पिछले साल का कट ऑफ था 181, 181 इसका साल का कट ऑफ, उसके अगले साल का 189। एक्सपेक्टेशन था 200 का, मेरा आ रहा था 220, लेकिन इस साल कट ऑफ गया 229। मामला सेट। ठीक है, मेरा आईआईटी नहीं हुआ। ठीक, अब आईआईटी तो नहीं हुआ, और इस आईआईटी के चक्कर में तुम विश्वास नहीं करोगे, तो जेडब्ल्यू निकल रहा था, इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को। तो उस वक्त जेडब्ल्यू मेंस अलग अलग एग्जाम, जैसे अभी क्या होता है, मेंस पहले होता है फिर एडवांस होता है, जो मेंस में क्वालिफाई करेगा वही एडवांस जाएगा। उस वक्त जेडब्ल्यू मेंस एकदम अलग होता था। तो जेई मेंस जो उस वक्त होता था ना, वो एआई ट्रिपल के नाम से होता था। तो मैंने, चूंकि मेरा जेडब्ल्यू एडवांस निकल गया है, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को, तो मैंने क्या किया, जेडब्ल्यू मेंस के एग्जामिनेशन में मैं आधा घंटा लेट पहुंच, मतलब नहीं, अच्छा नहीं, टाइम पे पहुंच गया था, बट एग्जामिनेशन में पहुंचते पहुंचते मैं बहुत थक गया था। तो जब मैं थक गया, तो इसीलिए मैंने पहले 45 मिनट सोया, 45 मिनट्स में वही एग्जामिनेशन हॉल में सो रहा था। कैन यू इमेजिन दैट? क्यों? क्योंकि मैं चिल में थे, मेरे को लगा मैं तो आईटी नहीं बन रहा भाई, एनआईटी एनआईटी तो छोटे मोटे चीज नहीं चाहिए मुझे, मैं तो एनआईटी जा रहा हूँ भाई। अब 45 मिनट सो गया। 45 मिनट सोने के बाद मैं सोचा कि अब चलो ठीक है, फ्रेश फील कर रहे हैं, अब उठते हैं। तब मैंने एग्जामिनेशन लिखना शुरू किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि आने वाले वक्त में मेरे 220 नंबर भी कम पड़ने वाले हैं, 229 नंबर का कट ऑफ जाएगा। अब यहाँ पे तो लंका लग गई। अब फिर इसका रिजल्ट आया, तो भाई मेरे पास कुछ, मतलब कहते हैं ना, पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मेरे नंबर ही नहीं आए। मेरे मार्क्स इसमें आए 35,000, 35,000 रैंक, मतलब जेई मेंस में 35,000 रैंक। 35,000 रैंक में मैंने पिछले साल का डेटा निकलवाया, तो डेटा निकलवाया तो समझ में आया कि 35,000 रैंक में एनआईटी मिल जाता है, पर मुश्किल से मिलता है। अब भैया, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मैं तो इधर का भी नहीं रहा उधर का भी नहीं रहा, बड़े मुश्किलें हुई। लेकिन किसी तरीके से पांचवें, फिफ्थ राउंड में, जो एकदम लास्ट राउंड होता है, तो इस लास्ट राउंड में मेरे को मिला एनआईटी पटना, एनआईटी पटना, और इसमें मिला आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एनआईटी पटना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिला लास्ट राउंड में, लेकिन एनआईटी पटना जब तक मिला, लास्ट राउंड आया, तब तक बीत चुके थे 1.5 महीने। और इस साल मैं ड्रॉप ले नहीं सकता था, क्योंकि भैया पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए ड्रॉप लेना, मतलब घर पे बैठा हुआ बेरोजगार नौजवान थोड़ी होना था मेरे को। तो इस साल मेरे को एडमिशन लेना था। मैं इतना वेट ही नहीं किया फिफ्थ राउंड तक, और मैंने क्या किया, एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। प्राइवेट कॉलेज का नाम था भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग, जहां से मैं पढ़ा हूं। मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, और इन लोगों को दिया 27,500 रुपए एडमिशन फीस। अब मेरे पास, मेरे पिताजी, मतलब घर में तो पैसे नहीं थे, क्योंकि हालात तो खराब ही थे, तुमको पता है। मेरे पिताजी ने कहीं से उधार मांगा था, 20,000 रुपए मेरे दादाजी से, 20,000 रुपए एक डॉक्टर से। तो टोटल मेरे पिताजी के पास 40,000 रुपए थे। इस 40,000 रुपए में से मेरे पिताजी ने 7,000 रुपए घर का किराया, मतलब 7,000 रुपए पिछले 3 महीने से किराया बाकी था, तो 7,000 रुपए किराया दिया था। 2-3 हजार रुपए राशन का खर्चा निकाला था, 3,000 रुपए, इसी में से कुछ पैसा अपने पास रखे, राशन लिए जो भी, और बचे हुए 30,000 रुपीज मेरे पिताजी ने मेरे को दिया था कि हर्ष जाके एडमिशन ले लो। इस 30,000 रुपए में मैंने 27,500 रुपए कॉलेज को दिए थे, बचे हुए 2-4-5,000 रुपए मेरे पास जो भी बचा था, उसमें आना जाना वगैरह करना था। अब जैसे ही मैंने इस कॉलेज को पैसा दिया 27,500 रुपए, उसी के 2-3 दिन बाद मेरे को न्यूज मिला कि मेरा एनआईटी पटना में हो गया। और एनआईटी पटना में जैसे ही हो गया, तो एनआईटी पटना ने नीचे एक क्लॉज लिखा कि अगर आपको ये सीट जम रही है, मतलब सही लग रही है, तो आप इस सीट को ब्लॉक करने के लिए अगले 7 दिनों के अंदर 35,000 रुपए जमा कीजिए। 35,000 रुपीज आपको डिपॉजिट करने होंगे अगले 7 डेज के अंदर। अब मैंने कॉलेज को कांटेक्ट किया, मैंने बोला कि भैया मेरे 27,500 रुपए वापस कर दो, मेरा एनआईटी में सिलेक्शन हो गया। कॉलेज बोला देखो हम वापस तो कर देंगे, लेकिन वापस होने में 45 डेज लगेगा मिनिमम। मैंने बोला वाह। फिर मैं लोन के पास गया कि बैंक लोन दे दे। बैंक ने बताया रूल कि देखो लोन हम आपको दे सकते हैं, लेकिन तभी दे सकते हैं जब आप ये 35,000 रुपए खुद से बैंक को दे दो। सीट आप, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा तभी तो हमको श्योरिटी मिलेगी कि हाँ आपका एडमिशन हो गया, तब हम आपको लोन देंगे। तो आपको 35,000 रुपए तो खुद से देने पड़ेंगे। फिर मैं लोगों के पास गया उधार मांगने, तो लोगों ने बोला तुम तो पहले से उधार में हो हमारे से, तुमने तो पहले से पैसा ले रखा है, जो पुराना पैसा लिया पहले वो वापस करो। हमने बोला ठीक। तो फिर मेरे को तब तक समझ में आ गया था कि भैया मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर मैंने एनआईटी की सीट छोड़ दी। मैंने बोला कि ठीक है नहीं हो पाएगा, इट्स ओके, नहीं हो पाएगा। फिर मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा। ठीक है। अब ये 35,000 रुपए, हाँ वही काउंसलिंग की फीस होती है, आज भी शायद उतना ही ना, 30-35,000 रुपए अभी भी लगता है, ये उस जमाने में भी उतना ही लगता था। तो अब मुद्दे की बात क्या है कि देखो ये पूरा लाइफ का जो वाकया था, ये मुझे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है आने वाला, कल किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा था, तो मुझे भी नहीं पता था क्या होना है, बट ये सब हुआ मेरे साथ। अब इन सारे जो वाकया था, इसमें एक ही बात तुमको समझ में आई होगी, अगर आई होगी तो वो एक बात ये समझ में आई होगी कि बेटा मेरे को कहां पता था कि मैं ड्रॉप लूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, जेडब्ल्यू ही करना है मेरे को, आगे का रोड क्या होगा, ड्रीम पूरा होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। यही सेम सिचुएशन में तुम भी हो आज, तुमको भी कहां कुछ पता है। तुमको पता है कल तुम आईटीएन बनोगे, एनआईटीएन बनोगे, या कल तुम कुछ नहीं बन पाओगे। तुमको पता है कि कल तुम करोड़पति बनोगे या रोडपति बनोगे, नहीं पता है। तुमको एक ही चीज पता है आज के डेट में, जो मुझे भी उस वक्त पता थी, आज भी पता है कि यार मैं सिर्फ एक ही चीज पे कंट्रोल कर सकता हूं, वो है आज, और आज में किया जाने वाला मेहनत मेरे द्वारा, सिर्फ यही 2 चीज पे मेरा कंट्रोल है, और कुछ पे नहीं। मैंने तुमको याद है अभी क्या बताया कि बेटा इस पूरे 2 साल की जर्नी में सब चीज खराब हुई, कोचिंग से निकाल दिया ये वो, सबसे अच्छा यही चीज हुआ कि ये जो 2-2.5 महीने मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, और इस पढ़ाई से मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कर सकता हूं। मैंने खूब सवाल लगाए, कोचिंग से निकाल दिया गया, फिर भी मैंने सवाल लगाते रहा, और तुम मुझसे विश्वास नहीं करोगे कि टोटल मैंने 16 एग्जामिनेशंस दिए थे, 16, मुझे आज भी ये नंबर याद है। 16 एग्जामिनेशंस मैंने भरे थे, 16 एग्जाम्स, और ये 16 एग्जाम को भरने के लिए जो पैसा था ना, वो भी मैंने खुद ही कमाया था होम ट्यूशंस पढ़ा के। तो ये 16 एग्जामिनेशन भरे थे, जिसमें से एक एग्जामिनेशन था ये जेडब्ल्यू मेंस, और एक एग्जामिनेशन था जेडब्ल्यू एडवांस, और इसके अलावा बाकी 14 एग्जामिनेशन और थे, सरकारी प्राइवेट सब मिला के। तुम विश्वास नहीं करोगे, ये जेई मेंस तो 35,000 रैंक आया था, एनआईटी मिला था, तो मैं इसको मान रहा हूं कि ये एग्जामिनेशन भी मेरा निकल गया था, खराब, थोड़ा रैंक खराब आया था, बट निकल गया था।
इसको मिलाकर ये 14, ये सारे एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई किए थे, और अच्छे से क्वालिफाई किए थे। अच्छे से मतलब तुम सारे लोग नेस्ट एग्जामिनेशन जानते हो ना, नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर में जो है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, नाइजर नेस्ट एग्जामिनेशन। उस नेस्ट एग्जामिनेशन में मेरा ऑल इंडिया रैंक 333 था, 333। तुम सारे लोग कलिंगा जानते होंगे, KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कलिंगा हरियाणा, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक था 60, ऑल इंडिया रैंक 60 था। VIT ट्रिपल जानते होंगे, VIT ट्रिपल में मेरा रैंक था 238, ऑल इंडिया रैंक 238 बता रहा हूँ। फिर तुम लोग ये जानते हो कॉमेट के, कॉमेट के तुम लोगों को बताता हूँ, कॉमेट के मैंने भी दिया था, कॉमेट के में मेरा रैंक था शायद 3000 या 3200 कुछ रैंक था, इसके आसपास। मैंने हर एक एग्जामिनेशन फोड़ा था, हर एक एग्जामिनेशन फोड़ा था, मतलब देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल एग्जामिनेशन जो मैंने अच्छा नहीं किया था। और ये सारे एग्जामिनेशन मैंने बहुत, मतलब कहते हैं केयरलेसली दिया था। बिट्स मैंने नहीं दिया था, बिट्स में उस वक्त भी 3000 3200 बहुत पैसा नहीं, 2800 2500 कुछ मांगते थे। बाकी जितने एग्जामिनेशन भरते थे सब 500 रुपए मांगते थे, 200 500 100। नेक्स्ट एग्जामिनेशन उस वक्त 100 रुपए लेता था, 100 रुपीज, दैट्स इट। तो मैंने ये सारे एग्जामिनेशन भरे थे। एनडीए नहीं भरा था क्योंकि मेरे को डिफेंस में उस वक्त भी नहीं जाना था। बिट्स में भर नहीं पाया था, बहुत महंगा था। तो मैंने सब एग्जाम निकाला था। सब एग्जामिनेशन निकालने के बाद अनडाउटेडली कॉन्फिडेंस बहुत आई था, और ये कॉन्फिडेंस ही था जिसकी वजह से मैं इतनी विषम परिस्थितियों को झेल पा रहा था। तुम्हें पता है इस टाइम पे क्या हुआ था? मैंने शायद पहले भी बताया होगा। ये जब मैं आईटी पटना का सीट मिला था, मैंने मम्मी को बताया था अपने, मेरे घर की हालत इतनी खराब थी भैया, उधार मांग के तो पैसे घर चल रहा था। मम्मी ने देखा कि भैया बेटा का एनआईटी निकल गया, मम्मी फिर से वही सदमे में जा रही थी कि यार हम बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। मम्मी ने गले में एक छोटी सी पतली सी सोने की चेन पहनी थी और कान में 2 झुमके थे, मतलब झुमके भी नहीं, 2 डॉट्स, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं लड़कियों के शब्दों में, तो 2 एकदम छोटे छोटे डॉट्स टाइप के जो इयरिंग्स होते हैं ना, मम्मी ने बस वही टॉप्स, हाँ टॉप्स, तो वो टॉप्स मम्मी ने पहन रखे थे। बस यही गहना मम्मी के जो शरीर पे था, बस वही गहना टोटल घर में था, उसके अलावा कुछ था ही नहीं घर में। मम्मी ने क्या किया, रोटी बना रही थी, पसीने से तरबतर थी, मम्मी ने रोटी बनाना छोड़ा, दोनों तुरंत निकाले वही आटे के हाथ से और बोली कि बेटा इसको बेचा, इससे पैसा भर दे। और उसका वर्थ मुश्किल से 5000 भी नहीं था। लेकिन वो देखकर ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि भाई जीवन यही खत्म हो जाए, बस मतलब इससे आगे जीना ही नहीं है मेरे को। तो ये सब चीज मैं इसीलिए झेल पा रहा था क्योंकि मेरे पास ना जितने एग्जाम्स दिए थे मैंने सब निकाला। मेरे को कहीं से अंदर से थोड़ा तो कॉन्फिडेंस था कि मैं जीवन में कुछ कर लूंगा। तो मैंने उसी वक्त मम्मी को बोला, मम्मी ये तो मैं नहीं कर रहा, तुम्हारा गहना बेचकर तेरा बेटा पढ़ ले, ऐसा नहीं करेगा। और तुमको लगता है कि तुम्हारा बेटा एनआईटी नहीं जाएगा तो कुछ करेगा नहीं, बट तुम्हारा बेटा बहुत कुछ करेगा लाइफ में। तो जब ये सारी बातें मैंने भी मम्मी को कॉन्फिडेंस दिलाया, मम्मी अपना अलग समझाने पे लगी थी, अरे बेटा ऐसा नहीं होता, तुम इमोशनल हो रहे हो, ये वो फलाना ढिमकाना। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख लूंगा। मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था एनआईटी में छोड़ रहा हूँ और मैं प्राइवेट कॉलेज गया। प्राइवेट कॉलेज के बाद का जो जीवन था, आने वाला कल क्या होगा ये तो मेरे को नहीं पता था, पर मेरे को एक बात पता थी कि हर्ष, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम बड़े बाप की औलाद नहीं हो, तुमको पूरा जीवन मेहनत करना पड़ेगा। और आज भी वही कर रहा हूँ बेटा। आज भी मैं चल यूट्यूब पे बहुत बड़ा स्टार हूँ, मिलियन फॉलोवर्स, फलाना ढिमकाना जो भी है, आज भी पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हारी क्लास लेता हूँ, यूट्यूब पे सेशंस लेता हूँ, दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ। अब जैसे मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा है तो आज ऐसा भी कर सकते हैं, वो पैसा लगा दिया, साहूकार बन गया, सूद पे धन कमा रहे हैं, वैसा नहीं कर रहा हूँ। और आज भी मुझे पता है कि आज भी मैंने अगर मेहनत छोड़ दी तो मैं फिर से नीचे चला जाऊंगा। तो अल्टीमेटली आप सबके लिए यही एक चीज मैं आपको भी बता सकता हूँ, आपको भी नहीं पता आने वाला कल आपका क्या होने वाला है, पर आने वाला कल अच्छा होगा या बुरा ये आप आज निर्धारित कर सकते हो, आज मेहनत करके। और इस चीज में कभी मत जाओ कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे नहीं होगा, मान के चलो नहीं होगा, मेरा नहीं हुआ ना, कहाँ हुआ? मैंने तो इतनी मेहनत की, शिद्दत से मेहनत की। चल एक गलती कर दी थी, गर्लफ्रेंड पटा ली, लेकिन एक गलती मतलब ऐसा थोड़ी कि मैंने जघन्य अपराध कर दिया था। भाई बहुत लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, मैंने जघन्य अपराध थोड़ी कर दिया था, किसी का गला थोड़ी काट के भागा था। भाई वो बंदी भी हाँ थी, मतलब वो बंदी भी चाहती थी मेरी गर्लफ्रेंड बनना, मैं भी चाहता था उसका बॉयफ्रेंड बनना, हम दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशन था। पर उसकी वजह से जीवन इतना बड़ा, मतलब ऐसा थोड़ी भगवान इतना ज्यादा क्या कहते हैं कठोर है कि तुमने एक गर्लफ्रेंड बना ली, मैं तुम्हारी हत्या, मतलब तुम्हारे को तो ऐसी गरीबी में डालूंगा कि तुम मरी जाओगे, ऐसा थोड़ी होता। बाद में जब मैंने निकला तो मेरे को समझा हाँ ठीक है, ये सब नॉर्मली चीज होती है। तो उसके अलावा तो मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने पूरा मेहनत किया, पढ़ाई किया, ईमानदारी से रहा, बाप ने कोई पैसा चोरी करके नहीं लाया था, बाप मेहनत कर रहा था, बाप से नहीं हो पा रहा था, मेरे बाबूजी को नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर क्या करें? तो मैंने मेहनत की, मेरे से नहीं हुआ ना, मेरे रिजल्ट्स नहीं अच्छे दिखे, पर वो मेहनत रोकना नहीं है। मेहनत करते जाइए और देखिए विषम परिस्थितियां आएंगी। इनफैक्ट एक चीज मेरे पिताजी उस वक्त कहते थे, मेरे को उस वक्त समझ नहीं आती थी, आज समझ बहुत आती है। पता है चैलेंजेस उसके पास आते हैं जो उसको झेल सकता है। ये हमेशा मतलब 2000% मेरे को सही लगता है। तुम्हारी अगर परिस्थिति खराब है, बहुत खराब है, इसका ये साफ मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि तुम उस परिस्थिति को झेल सकते हो। जो नहीं झेल सकते ना बेटा, उनका न्यूज आता है। तुमने देखा है ना, जो नहीं झेल सकते हैं उनका न्यूज आ जाता है कि ये बंदे ने मामला सेट हो गया। तो तुम झेल सकते हो और इसीलिए ऊपर वाले ने तुमको वो सब दिया है। अब तुम बोलोगे तो फिर तो ये बहुत गलत बात है, मतलब इसका मतलब मैं मजबूत इंसान हूं तो मेरे को दर्द मिलेगा, नहीं। ये सारे दर्द आने वाले वक्त में तुमको रिवॉर्ड देंगे। तुमको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। तो जैसे मैं अभी वेदांतु में काम कर रहा हूं, वेदांतु के पहले ना मैं आकाश में काम कर रहा था। तो आकाश में क्या हुआ कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था और आकाश की हालात उस दिन उस टाइम पे भी अच्छे नहीं चले थे। 2015 से 18 में मैं आकाश में था, तो उस वक्त भी आकाश में की स्थिति अच्छी नहीं चली थी क्योंकि आकाश ना हमेशा से नीट के लिए जाना गया है, जेडब्ल्यू के बहुत ज्यादा नहीं जाना जाता था। तो आकाश का बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा था और जब जेई अच्छा नहीं चल रहा है तो जो जेडब्ल्यू के टीचर्स होंगे वो भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका भी उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था, तो हर रोज खतरा बना रहता था कि यार पता नहीं कब तक नौकरी रहेगी। तो मेरे को क्या बोले ना कि यार हर्ष सर आप थोड़े और क्लासेस ले लोगे क्या? मैं बोला दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्लास तो लेना ही है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है। यू वोंट बिलीव, मैं आकाश 9 घंटे की नौकरी होती है हर जगह, मैं आकाश में 9 घंटे की नौकरी में 8.5 घंटे क्लास लेता था, 8.5 आवर्स। इमेजिन कर सकते हो। और जो सबसे बड़े टीचर, सबसे धुरंधर टीचर, जो नीट वाले टीचर्स होते थे, उनकी क्लासेस 6 घंटे लगती थी मैक्सिमम। मेरी 8.5 घंटे की क्लास लगती थी। मतलब मैं जेडब्ल्यू भी पढ़ा रहा हूँ, 11th भी पढ़ा रहा हूँ, 12th भी पढ़ा रहा हूँ, 9th भी पढ़ा रहा हूँ, 10th भी पढ़ा रहा हूँ, ओलंपियाड भी पढ़ा रहा हूँ। और उन्होंने समर कोर्सेज शुरू किए थे। गर्मी के टाइम पे पैसा कमाना है भाई, सारे कोचिंग को पैसा कमाना है। उन लोगों ने गर्मी में समर क्लासेस शुरू किए। समर क्लासेस में भी हर्ष में पढ़ाएगा, तो मैं सारी जगह पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद समर क्लासेस वगैरह थोड़े कम हुए, थोड़ा लोड कम हुआ, और लोड कम होकर मेरे डेली के 5 घंटे के क्लासेस हुए।
तो 5 घंटे के क्लासेस में मेरे को एक बार एक सर आए और सर आके बोले कि सर ये वाला क्वेश्चन पेपर बनाना, बना दीजिए। मैं थोड़ा क्वेश्चन बनाने में, मतलब मैं बैठ के काम करने में बड़ा कमजोर आदमी हूँ। मतलब मेरे से पढ़वा लो, मैं 8-9 घंटे में मैं नहीं थकूंगा, मैं दिन भर पढ़ा लूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे को बोलोगे ना 2 घंटा बैठ के एक क्वेश्चन पेपर बना दीजिए, मेरी फट लगी। मतलब मैं बैठ के काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। तो भाई मेरे से क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा था। तो क्वेश्चन पेपर नहीं बना, तो जो डेडलाइन था वो मैं मिस कर गया। मैं बोला कि सर नहीं हो पाया, 1-2 दिन का टाइम और दे दो। मैंने आधा से ज्यादा बना लिया 80%, 1-2 दिन में बन जाएगा। तो सामने से जो सीनियर था वो बोलता क्या है कि अरे सर क्या करते हो, दिन भर खाली तो बैठे रहते हो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो, बन जाएगा, आज ही सबमिट कर दो। दिमाग मेरा ऐसा उड़ा, मतलब मैं बोला यार क्या बोल रहा है बे तू। मतलब अगर मैं इस कोचिंग में ना होता और नौकरी का फर्क मतलब फिक्र नहीं होती, तो जूता खोल के तेरे को मारता। ये सब मैं अपने दिमाग में कह रहा था। मतलब मैं उसको तो नहीं बोल सकता क्योंकि भैया वो सीनियर है। अब उस बंदे ने सामने से, सोचो 8.5 घंटे का, अभी 1 महीने पुरानी बात है, 8.5 घंटे मैं क्लासेस ले रहा था रोज। अभी 5 घंटे ही हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं 0 घंटे में, 5 घंटे अभी भी ले रहा हूँ क्लास। बंदा सामने से बोलता है सर करते क्या हो दिन भर, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो निकाल कर और हो जाएगा ये डेडलाइन के पहले। मैं बोला तेरी। अब मैं यहां पर ना चुप रह गया और चुप रहकर सुन लिया। इसके बाद भी मैंने वहां पे 6-8 महीने और काम किया। पता है ये कैसे किया, कहां से आया ये हिम्मत। जब मैं पहले बुरी स्थिति में चल रहा था ना, तो यहां पर मैंने इतनी गालियां खाई थी। याद है तुमको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि टीचर ने भरे क्लास में बोला था ये चोर है, इसका बाप भी चोर है। ये मैंने सुना था और वो सुनकर वो घूट पी गया था क्योंकि कुछ कह नहीं सकता था। ऐसी गालियां मैंने बचपन में बड़ी सुनी है। ऐसी गालियां मैंने बचपन में इतनी सुनी है, जैसे मेरे रिश्तेदार जो होते हैं, रिश्तेदार हमेशा होते हैं जो तुमको परेशान करते हो, रिश्तेदार बोलते थे अरे तेरा बाप बहुत बड़ा चोर है, तेरा बाप से तो काम नहीं होता। ऐसी ऐसी गालियां सुन सुन के बड़ा हुआ। तो गाली खाने में ना, जैसे कई सारे लोग होते हैं, सर उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरा खून खोल गया। खून खोल गया, लेकिन अगर तुम उस खून खोलते हुए खून को रोक सकते हो और उसको अपनी ताकत बना सकते हो, तब लाइफ चेंज होगा। तुम्हें पता है जब ये हुआ उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि इन लोगों को बताऊंगा, रुको। और यू वोंट बिलीव, जब कहाँ गए 8.5 घंटा 5 घंटा जब पढ़ा रहे थे, उस बंदे ने मेरे को ऐसा बोला, मैंने उसी दिन से नौकरी खोजनी शुरू की। मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया, बाइजूस में दिया, वेदांतु में दिया, अनअकैडमी में दिया, फलाना ढिमकाना सब जगह दिया। बाइजूस वाले रिजेक्ट कर दिया, अनअकैडमी वाले रिजेक्ट कर दिया, वेदांतु वाले हाँ किए। लेकिन फरवरी में अप्लाई किया था, ये फरवरी के टाइम की बात है। फरवरी में अप्लाई किया था, वेदांतु का कॉल आया अगस्त में और रिक्रूटमेंट हुआ मेरा अक्टूबर में। अब ध्यान से सुनो, अक्टूबर में जब मेरा रिक्रूटमेंट हुआ, मैं छोड़कर गया, ठीक है। मेरी सैलरी आकाश में जो भी थी, लेट्स अज्यूम आकाश में 100 रुपए मेरी सैलरी थी। मैं वेदांतु में ज्वाइन किया 100, सॉरी क्या बोला मैं बोला आकाश में मेरी सैलरी 100 रुपीज थी, वेदांतु में मेरी सैलरी थी 240 रुपीज। 240 रुपए, सीधा 100 रुपए से 240 रुपए पे पहुंचा। उसके बाद वेदांतु में मैं काम किया, यूट्यूब पे आया, थोड़ा फेमस हुआ। 240 रुपए से सैलरी बढ़कर मेरी 240 रुपए से सैलरी बढ़कर मेरी 350 रुपए हुई। फिर 350 से सैलरी बढ़कर 700 रुपए, नहीं 800 रुपए हुई। 350 से 800 रुपए हुई सैलरी, दूसरा इंक्रीमेंट जब हुआ वेदांतु में। और तीसरे इंक्रीमेंट में 800 रुपए से सैलरी बढ़कर 1600 रुपए हुई। और चौथे इंक्रीमेंट में 1600 से 2000 हुई। अब अब मुद्दे की बात यह है कि ये तो चलो मैंने जो जर्नी ट्रैवल किया, वो भी जो भी ट्रैवल किया, पर इस बीच में एक वक्त आया था, इस बीच में एक वक्त आया था, और वो वक्त सुनना तुमको मजा आ जाएगा। मैं तुम बोलोगे वाह। तो जब मैं वेदांतु में आया, दिस वाज नवंबर 2018। नवंबर 2018 में जब मैं आकाश छोड़ा तो सब खुश थे, अच्छा चला गया, बेकार आदमी था, सब खुश। नवंबर 2018 में आया, फिर मैं नवंबर में आ गया, दिसंबर में वेदांतु में, दिसंबर 2018 में यूट्यूब पे आ गया, क्योंकि आया जैसे ही वेदांतु में पढ़ा रहा था, अच्छा बच्चों का फीडबैक अच्छा था, यूट्यूब पे आ गया, सारे लोग बोले अच्छा चलो ठीक है बढ़िया। फिर मैं आते आते मार्च तक में थोड़ा फेमस हो गया था, क्योंकि मार्च 2018 तक में बच्चे थोड़ा यूट्यूब पे बोर्ड शोर्ट के लिए मेरे से प्रिपरेशन करते थे, 10वीं पढ़ाता था उस वक्त में। तो मार्च में मैं यहाँ पे आया, 2019 पूरा प्रिपेयर किया, और फिर आता है मार्च 2020। अब मार्च 2020 में सबकी लग गई लंका, क्योंकि मार्च 2020 वाज अ कोविड ईयर, कोविड उसी वक्त आया था। अब ऑफलाइन वाले सबकी लंका लगी, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में कुछ कोई बचा ही नहीं। और इसी टाइम पे क्या हो रहा था, एक और चीज हो रही थी। इसी टाइम पे आकाश की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। आकाश की स्थिति इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि इनके फंड्स जो थे वो बड़े नीचे जा रहे थे, इनके पास पैसा नहीं बच रहा था। तो और उसके बाद फिर क्या हुआ, सीधा कोविड आ गया। तो जब कोविड आ गया तो इनका जो पूरा रेवेन्यू था वो और हिट डाउन कर गया, मतलब इनके पास कुछ बचा ही नहीं। तो अब यहां पर आकाश ने क्या किया, यहां पर आकाश ने अपने टीचरों की सैलरी ऑलमोस्ट 40% घटा दी, 40% रिड्यूस किया। ठीक है, अब सुनो, 40% रिड्यूस किया, हालात बहुत खराब थे। अब आता है वापस से मार्च 2021। अब मार्च 2021 में भी कोविड खत्म नहीं हुआ, कोविड का इनफैक्ट नेक्स्ट वेव आ रहा था, सबकी बहुत ज्यादा फटी और बहुत ज्यादा फटी, और इस टाइम पे आकाश ने लोगों को फायर करना शुरू किया। तब वो इंसान जिसने मेरे को बोला था कि काम तो करते नहीं हो सर, थोड़ा टाइम ले लो, उस इंसान का लिंक्डइन पे एक मैसेज आया, अरे हर्षर हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी। यार हर्षर कोई वैकेंसी है क्या वेदांतु में, अगर कुछ है तो रेफर कर दोगे क्या। बोला ठीक है सर करते हैं, कोई बात नहीं। मैंने उनका रिज्यूम भेज दिया, बस नीचे एक मैसेज लगा दिया। मतलब क्योंकि मैं जब था तो स्टार्टिंग से ही को फाउंडर्स वगैरह से जो मतलब सीईओ है वंशी सर, आनंद सर, बात तो होती थी। तो मैंने रिज्यूम भेज दिया, तो एपी सर का फोन आया कि हर्ष तूने एक रिज्यूम भेजा है, कैसा है बंदा। मैं सर बंदा तो अच्छा, पढ़ाता उड़ाता अच्छा है, बस इंसान थोड़ा सा दोगला है। अच्छा तो तूने क्यों भेजा। मैंने बोला सर बस वो पुराने थोड़े याराने थे, पुराने जगह में साथ काम करता था, तो उसने बोला रेफर कर दे। तो बोले अच्छा ठीक है, तो बोले क्या मैं इंटरव्यू लूँ, बोला देख लो सर आपका टाइम है तो ले लो, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं है कि आप हमारे वेदांतु कल्चर में बंदा जमेगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने एचआर को रिवर्ट कर दिया कि इसका इंटरव्यू ले लीजिए, सब्जेक्ट राउंड कर लीजिए, उसके बाद आगे एचआर में इसको कैंसिल कर दीजिएगा। उसका एचआर हुआ, कैंसिल हो गया। नेम क्या है छोड़ो उसको, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुद्दा क्या है, ये चक्र घूमता है। और इस चक्र पे जब जब वो बंदा आया था, इनफैक्ट वैसे फैक्ट के तौर पे बता दूं, आज भी वो मेरा लिंक्डइन फ्रेंड है, मतलब वो टीचर, और आज भी बातचीत अच्छी होती है। आई नेवर सेड एनीथिंग बैड टू हिम,
चक्कर घूम रहा है, चक्कर घूम रहा है। मैंने और इनफैक्ट वेदांतु में मैंने कोई उससे खुन्नक नहीं निकाली थी, मेरे को इंसान पता था कि वो इंसान कैसा है, तो मेरे को एक बात पता थी कि वो इंसान जमेगा नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने एक फीडबैक दिया, क्योंकि मेरे को पता था ये वर्क कल्चर खराब करने वाला आदमी है। ये थोड़ा वो इंसान ऐसा था ना, वो इगोइस्टिक इंसान था। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, आकाश में मेरी अगेन मतलब बंदा वैसे ही यार, तो एक बंदी हो गई थी सेट, ये उसको पता चल गया था। अब उसको पता चल गया था तो इतना उंगल करता था, इतना उंगल करता था, क्योंकि भाई पता नहीं क्या ही, भाई मैं लड़का उस वक्त था, 22-23 साल की उम्र है। अब बंदा 22-23 साल में गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, तो यार तुम्हारा 35 साल का, उसका उस वक्त 32-33 साल का उम्र था, 2 बच्चे थे। तो अबे तुम थोड़ी गर्लफ्रेंड बनाओगे? भाई मेरी उम्र है, मैं 22-23 साल का लड़का हूँ। जो बंदी मैंने पटाई वो 20 साल की, 1-2 साल शायद छोटी थी, सेम पता नहीं, खैर जो भी है। मैं ही तो पटाऊंगा ना बंदी। तो तुम देख के जल काहे रहे हो बे? तुम्हारे तो 2 बच्चे हो गए, तुम्हारी बीवी है, मस्त लेके जाओ उसको, घूमो फिरो। तुम इधर काहे देख रहे हो? और उसको बड़ी चिढ़ मचती थी, ये बाजू वाली मैडम से बहुत बात करता है। अबे काहे नहीं बात करूं बे? हैं? वो मेरे से बात करना चाह रही है, मैं उससे बात करना चाह रहा हूं। तुम काहे बीच में आ रहे हो? लेकिन खैर सीनियर है तो अपना सीनियरिटी दिखाएंगे। तो खैर एनीवेज मेरे को वो बंदा पता था, खराब था। पर मैं इसमें तुमको बताना क्या चाह रहा हूं, एक ही चीज बताना चाह रहा हूं। पता है बेटा, ये पूरे टाइम में ये जो मेरे जीवन की हार्डशिप्स हुई ना यहाँ पर, ये जीवन की हार्डशिप कम नहीं थी, ये कभी कम नहीं हुई। पर ये जीवन की हार्डशिप ने ना मेरे को इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ सिखाया है। और सबसे बड़ी चीज क्या सिखाया पता है? गाली खाना। सच बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज जो मेरे जीवन की हार्डशिप ने मुझे सिखाया है वो है गाली खाना। एब्सोल्यूट बेइज्जती उठाना मेरे को सीखा है, मैंने सीखा है। मतलब ये तो मैंने 2-4 इंसिडेंसेस बताए मेरे जीवन में, तो मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं। अपने लिए गाली तो इंसान फिर भी खा ले। इंसान जैसे क्या तुम्हें मतलब तुम सह पाओगे जब तुम्हारे माँ बाप को कोई कुछ बोलेगा? मैंने वो सब देखा है, मैंने वो सब सहा है। तो इसीलिए मैं, जब कोई बच्चा मेरे को बोलता है ना कि सर पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, बेटा ये तुम्हारे लिए एक वरदान है। सच बता रहा हूँ, वरदान है। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसका मतलब हर हाल में तुम एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान बनकर बाहर निकलोगे। सच बता रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रांग इंसान। और जीवन का हर एक तजुर्बा तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी बताया नहीं, आज चूंकि क्लास में बातें हो रही हैं तो बता देता हूँ। तो जैसे मैं गर्लफ्रेंड मेरी बनी गई थी, 12वीं में बन गई थी। पिताजी समझाते थे कि भाई मत करो, लेकिन अच्छी बात ये थी कि पिताजी हमेशा सपोर्टर रहे मेरे। उन्होंने कभी बहुत बहिष्कार नहीं किया। वो समझते थे कि हाँ ठीक है, बच्चे को समझाऊंगा एक बार में मानेगा नहीं, ये अपना तजुर्बा लेकर मानेगा। मैंने बड़े सारे मतलब मैंने ऐसी बड़ी गलतियां की, बहुत गर्लफ्रेंड्स बनाई, और बहुत सारी बनाई। मतलब मैं कॉलेज छोड़ो जॉब में आया था तब भी गर्लफ्रेंड थी। तो मेरी गर्लफ्रेंड तभी छूटी, आखिरी वाली भी जब मेरी शादी सेट हुई, मतलब जब मेरी वाइफ आई। पर पता है एक बात, जब मैंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाई ना, तो बहुत लोग बोलते हैं ये गलत है, ऐसा है वैसा है। पर मैंने वहां से भी ये तजुर्बा सीखा, सच बता रहा हूँ, वहां से भी ये तजुर्बा सीखा। आज मैं जितना ज्यादा कठोर, स्ट्रांग, या फिर कैसे कह सकता हूँ, मतलब जितना हार्ड हूं ना अंदर से, उतना हार्ड मैं इसी वजह से बन पाया हूं। क्योंकि अदरवाइज आई एम अ वेरी 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 एक्सट्रीमली इमोशनल इंसान फ्रॉम द डीप कोर इनसाइड। पर वो डीप कोर इनसाइड तक कोई इंसान जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता मैंने कठिन कर लिया, और ये सब मेरे को तजुर्बे से मिला। तो अब सोच के देखो ना यार, नहीं तो इंसान बर्बाद हो जाते हैं, ये लड़कियों के चक्कर, ये लड़कों के चक्कर में इंसान बर्बाद हो जाता है। इंसान कभी अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाता। पर आज मैं कर पा रहा हूं, इसका सिर्फ ये कारण है कि मैंने अपने जीवन में गलतियां बहुत की हैं, मैंने उन गलतियों से सीखा है। तो आज जब तुम जीवन जी रहे हो ना, तो मैं तुमको एक ही बात बोलूंगा, अपने जीवन में गलतियां करने से कभी मत डरना। जो भी गलती करना करो, इट्स ओके। उस गलती से कभी रिग्रेट मत लेना। हमेशा ये समझना अपने बात में कि हाँ ठीक है, ये गलती इसलिए हुई थी कि ये मेरे को एक तजुर्बा देने आए थे। मैं सच बता रहा हूँ, एक बंदी थी, एक गर्लफ्रेंड थी, मैं स्ट्रेस में पटाया था। स्ट्रेस में क्यों पटाया था? कि भाई मेरी जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी वो भाग गई थी। वो पुरानी गर्लफ्रेंड भी मेरी गलती से भागी थी, पर वो चली गई थी। तो मैं उसको बार बार बुला रहा था, वो आ नहीं रही थी। स्ट्रेस में था, मैं यार चल तू नहीं आ रही, भाग यहाँ से, मैं नई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। मैंने नई गर्लफ्रेंड बना ली, 2 घंटे लगे, 2 घंटे में नई गर्लफ्रेंड पड़ गई। पर अब पता नहीं कैसी पनौती थी, वो जैसे ही पटी 4 घंटे के अंदर मैं पुलिस स्टेशन में था। मैं बोला, ओ तेरी भैया तू तो मस्त बंदी है यार, 2 घंटे मैंने तेरे को बताया, 4 घंटे में तूने को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। भाई मैं पुलिस स्टेशन में था, यू कैन बिलीव दिस। और क्यों था वो सब छोड़ो, पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब पिताजी को फोन करना पड़ा, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ, बट पिताजी को फोन करना पड़ा ताकि वो मेरे को छुड़वा सके। तजुर्बा था जीवन का। पर इन सब चीजों से समझ आया कि लाइफ कैसे जीना है। समझ पा रहे हो? वाई जेल बहुत लंबी कहानी है, खैर बाद में कभी। तो अब मैं तुमको बताना क्या चाहता हूँ, कहाँ गिरे? अरे आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो अब मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ, देखो ये पूरी चीज को सम अप करता हूँ। देखो तुम जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम ड्रॉप लिए हो, तुमको आगे का कोई रोड अहेड नहीं पता है, और पता करने की कोशिश भी मत करो, तुम बस चलते जाओगे, ठीक है? लाइफ में एक ही चीज तुम आज कंट्रोल कर सकते हो, वो है आज, और आज किया जाने वाला मेहनत तुम्हारे द्वारा। दैट्स इट। सिर्फ इसी 2 चीज को कंट्रोल करो। हर रोज इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि रात को जब तुम सो तो तुमको इतना सुकून महसूस हो कि यार आज मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुम हर रोज इसी सुकून के साथ सोने चाहिए, ठीक है? और इसके साथ अपने आप आगे का रोड अहेड क्लियर होता जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में तुमको नहीं पता है, या किसी को नहीं पता होता है कि आने वाले जीवन में वो क्या करने वाला है। मेरे को कहां पता था यार कि मैं टीचर बनूंगा? मैं तो इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, मैंने सोचा था बहुत अच्छा इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियरिंग की नौकरी भी की, पर वो नहीं जमा। फिर टीचर वाला पार्ट जम गया, तो मैं आज तक कर रहा हूं। तो तुमको नहीं पता तुम आगे क्या करोगे। जेई होगा कि नहीं होगा इसके टेंशन में मत रहो, भूल जाओ। तुम सिर्फ एक काम करो कि भैया तुमको अच्छा पढ़ना है। फिर जेई के साथ तुम 50 और एग्जामिनेशन लिख लो, जितने पैसे हैं उतने एग्जामिनेशन लिखो, जो जो निकलता जाएगा फिर बैठकर सोचना इसमें से कौन सा ज्वाइन करें, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। चल जैसे मैं फैक्ट बता रहा हूं, मैं जिस कॉलेज में गया था, कहां गया? ये बीआईटी में गया था ना, बीआईटी दुर्ग से मच बेटर कॉलेजेस मेरे को मिल रहे थे। कॉमेट के में जहां मैं गया था, कहां गया? कॉमेट के में मैं जहां गया था, वहां पे बैंगलोर का सबसे बेस्ट कॉलेज, पेसिट, रमैया, ये सब मिल रहा था। फिर मैं वेस्ट बंगाल गया था, डब्ल्यूबीजेई मेरा निकला था। डब्ल्यूबीजेई से मेरे को जादवपुर के ठीक नेक्स्ट वाला जो कॉलेज था वो मेरे को मिल रहा था। उसके बाद कहां गया? 238 वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मच बेटर है, वीआईटी वेल्लोर मिल रहा था। ये सब मैंने छोड़ दिया, पैसा नहीं था। अब अगर मैं पहले से सोच के रखता कि मेरे को यही कॉलेजेस में जाना है, तो फिर से टेंशन होती। मैंने इसको सोचा ही नहीं था, मैंने वो सोचा था जो होगा देखा जाएगा। पैसा नहीं था, इसलिए कोई कॉलेज नहीं जा पाया, और एक ऐसे कॉलेज में गया ना, इसका मैंने एग्जाम दिया था ना, ये कॉलेज मेरे को पता लाइफ में पहली बार ये कॉलेज सुना था। और कहां से सुना? पेपर में एडवर्टीजमेंट आया था उससे। कैन यू बिलीव इट? तो अब जीवन तुमको यहाँ ले, मतलब मेरे को जीवन यहाँ ले जाना चाहता था, यहाँ ले गया। मेरा बाकी का पूरा प्लानिंग धरा का धरा रह गया। बट एक चीज थी कि भैया मैंने मेहनत की थी, इसी की वजह से ये सारी चीजें हासिल हो पाई थी, ठीक है? तो अब आपका ड्रीम पूरा होगा,
बस आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल है सर्वाइवल। तुम्हारा अल्टीमेट गोल है सर्वाइवल। सर्वाइव करते जाओगे, अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम इंसान हो, मनुष्य हो, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे, तुम चलते जाओगे, चलते जाओगे। तो बस तुमको चलते जाना है, ना दौड़ना है, ना कोई लक्ष्य हासिल करना है, बस चलते जाओ। चलते 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 एक दिन तुम इतने आगे पहुंच जाओगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। बस सर्वाइव करो, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, मूव ऑन। धीरे धीरे तेज, कभी तेज चलने का मौका रहेगा, तेज चल लेना, कभी धीरे चलने का मौका रहेगा, धीरे चल लेना, पर चलते जाओ। लाइफ एक ना एक दिन बहुत आगे लेके जाएगी। ठीक है, इसलिए ये सब कुछ भूल जाओ, क्या करोगे नहीं करोगे, आज जीत तोड़ मेहनत करो, जीत तोड़ मेहनत करो, मजा ही आ जाए, तुमको मजा आ जाएगा, स्वाद आ गया, आज क्या मेहनत किया मैंने, ओहो हो, मजा ही आ गया, स्वाद आ गया, ऐसा मेहनत करो।